जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है सेंटेंस अरेंजमेंट के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि फेज 13 के एग्जामिनेशन जो अभी एसएससी का हुआ उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट काफ़ी स्टैंडर्ड पूछा गया। मतलब कहने का अर्थ है कि काफ़ी लेंदी वाले सेंटेंस अरेंजमेंट हमसे पूछे गए। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने कोशिश की है कि आपको सेंटेंस अरेंजमेंट का प्रैक्टिस कराया जाए। और ये जो क्लास स्टार्ट हुई है, ये जो एसएससी प्री देने वाले हैं बच्चे, अगर 13 तारीख को हुआ अगस्त को, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और मेंस जो सीजीएल के देंगे उनके लिए तो बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल हम लोग स्टैंडर्ड रखेंगे। तो इस क्लास का जो अनाउंसमेंट है मैं कर देता हूं अभी, कि डेली आपको 10 क्वेश्चन का पीक्यूआरएस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और कुछ समय के बाद आपको पर डे 10 पीक्यूआरएस या फिर 5 पीक्यूआरएस, एक या दो क्लोज टेस्ट, एक या दो पैसेज, ये तीनों को मिक्स करके 1 घंटे की डेली क्लास में मैं आपको डेली कराता चला जाऊंगा। तो फिलहाल कुछ समय के लिए हम लोग पीक्यूआरएस मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट से शुरू कर रहे हैं। अभी हम डेली 10 पीक्यूआरएस करेंगे लेंदी वाले, ताकि आपको जो है एक आइडिया मिल सके कि कैसे हमें इसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चे जो अभी इंडिया में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, 80% बच्चे सिर्फ एक ही किताब पिनैकल को फॉलो कर रहे हैं। और पिनैकल में क्या है, 17-18 से जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए हैं, जो कि बहुत ही लो लेवल के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो बहुत ही आसान है। तो आसान क्वेश्चन करके बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बाउंस कर गया है। लेकिन अगर पेपर में अच्छे क्वेश्चन आए, लेंदी क्वेश्चन आए, तो फिर पिनैकल वाले बच्चों की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। तो इसीलिए वो बच्चे जो सिर्फ पिनैकल पे टिके हुए, उन्हें तो ये जरूर देखना है। और नए पैटर्न को देखते हुए हर स्टूडेंट जो प्री या मेंस की तैयारी करे या सीपीओ की भी, उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इवन सीएचएसएल एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी ये हाईली यूजफुल है। तो चलो बकवास इंग्लिश पे ज़्यादा बकवास ना करें और हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। वो है सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 1। 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 10 अरेंजमेंट के क्वेश्चन है डेली। अभी फिलहाल हम लोग यही स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन S1, देखो यहाँ पे S1 है सेंटेंस, S1 सेंटेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे S6 सेंटेंस है। मतलब S1 और S6 सेंटेंस फिक्स्ड है। मतलब इस पूरे अरेंजमेंट की शुरुआत S1 से होगी और अंतिम सेंटेंस है S6। तो उसके बीच में जो ये बाकी के 4 सेंटेंस है PQRS, इन्हें आपको अरेंज करना है। तो चलिए, पहला लाइन लिखा हुआ है S1, इन अ गुड मैनी केसेस unnecessary timidity makes the trouble worse than it need be। बहुत सारे केसेस में बिना मतलब के जो कायरता है, टिमिडिटी मतलब कायरता, टिमिडिटी मतलब कायरता, बिना मतलब के जो कायरता है वो मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ा देती है जितनी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप बिना मतलब के बहुत ज़्यादा डरपोक हो या कायर हो, तो आपकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी की बात हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, एक सेंटेंस उन्होंने दे दिया कि बिना मतलब के अगर आपके अंदर कायरता है, डरपोक हो आप, तो आपकी मुसीबत जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी इसकी ज़रूरत उतनी मुसीबत की नहीं थी। तो उसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो राइटर क्या करेगा, एक एग्जाम्पल देगा। कैसा एग्जाम्पल? जिसमें यह दिखाने की कोशिश करेगा कि अगर हम बिना मतलब के डरते हैं तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाती है। और वो एग्जाम्पल आपको दिखेगा R नंबर में। R नंबर में उन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है भाई? एग्जाम्पल है R नंबर में, एक कुत्ता जो है वो बहुत तेजी से भौंकेगा, जोर से भौंकेगा और बड़ी आसानी से काट लेता है जब लोग उससे डरते हैं। एक कुत्ता तेजी से भौंकने लगता है और बहुत आसानी से काट भी लेगा यदि लोग उससे डरते हैं। लेकिन जब लोग उसे बहुत ही घृणा से
उसके साथ बर्ताव करते हैं, देन व्हाट, दे ट्रीट हिम विथ कंटेम्प्ट। तो अगर आप उस कुत्ते को घृणा से धुतकार दोगे तो वो कुत्ता नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप उस कुत्ते के मतलब भौंकने से डर जाओगे तो वो आसानी से आपको काट लेगा। मतलब अगर आपने कायरता दिखाई तो वो कुत्ता काट लेगा, लेकिन अगर आपने उसको घृणा दिखाया, धुतकार दिया, एक लत मार दिए, ऐसे ऐसे धा धा कर दिया, तो वो कुत्ता वहां से भाग जाएगा। ठीक वैसा ही मानव झुंड के साथ होता है, ह्यूमन हर्ड मानव के झुंड के साथ है, समथिंग ऑफ दिस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक इंसान बिना मतलब के कायरता के कारण दूसरे से डर जाए तो लोग उससे और डराते हैं, लेकिन अगर नहीं डरे, किसी की बातों का परवाह नहीं है, जो करना है कर लेना, तो क्या होता है, तो कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो आर नंबर ऑप्शन में एग्जाम्पल दिया है, तो ये हो सकता है बी ऑप्शन। अब बैठा के देखते हैं। फिर एस में देखो, पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों का जो नजरिया, दृष्टिकोण है, आप विचार जो है, सोच जो है, वो हमेशा ही टायरेनिकल होता है, तानाशाही वाला होता है उनके प्रति जो उससे डरते हैं, ना कि उनके प्रति जो उस जिनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब लोगों का जो नजरिया विचार होता है ना, उन लोगों के प्रति बहुत ही तानाशाही वाला होता है जो लोग उससे डरते हैं, ना कि वो लोग जिनको उस मतलब जो है उनके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप क्या आपका सोच है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपसे डरूंगा नहीं। लेकिन वो लोग जो सोचते नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। मतलब जैसे कुत्ते के साथ है वही चीज इंसानों के साथ है। अगर कुत्ते के भौंकने से डरेंगे तो काटेगा, नहीं डरेंगे तो नहीं काटेगा। तो लोगों के विचार से डरेंगे तो वो तानाशाह बन के हमें डराएंगे, और हम ध्यान नहीं देंगे तो वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर पी, आई एम नॉट ऑफ कोर्स थिंकिंग ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिफाइंस। मैं निश्चित तौर पे खुलेआम मतलब बहुत ही कठोरता के साथ चुनौती देने की बात नहीं कर रहा हूं कि दुनिया कुछ भी सोचे देख लेंगे, नहीं, इतना ज्यादा एक्सट्रीम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर क्यों, इफ यू शो दैट, अगर तुम ये दिखाते हो कि तुम उन लोगों से डरते हो, किन से, वो जो पीपल है, पब्लिक के ओपिनियन से, अगर तुम उन लोगों से डरते हो तो तुम आसानी से उनके शिकार बन जाओगे। ये दिखाता है कि तुम जल्दी ही उनके आसानी से शिकार बन जाओगे। जबकि अगर तुम उसके प्रति इनडिफरेंस, फर्क नहीं पड़ता, ध्यान नहीं देते हो, तो वो क्या करता है, उन्हें अपनी शक्ति पे ही शक होने लगता है कि क्या वो हमसे ज्यादा बेहतर है, इसीलिए वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। दैट्स वाई देयरफॉर टेंड टू लेट यू अलोन। और जब आप नहीं डरते उनसे तो वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल और दिया, इसलिए यदि दिल्ली में आपके विचार हैं परंपरागत, जैसे कि दिल्ली के विचार होते हैं, तो आपको उसके परिणाम को भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मतलब अगर दिल्ली में हो, दिल्ली के विचार रखते हो, तो आपको उसके हिसाब से आपको उसके परिणाम को भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये देख के पता चल रहा है कि आर होगा, क्योंकि बता रहा है कि बहुत सारे केसेस में अगर आप बिना मतलब के कायरता दिखाओगे तो वो आपकी मुसीबत को बढ़ाएगा। जैसे कि कुत्ता अगर भौंकता है, डरोगे तो काट लेगा, नहीं डरोगे तो नहीं काटेगा। ठीक उसी तरह से लोगों का नजरिया है, अगर लोगों के नजरिया से डरोगे तो लोग तानाशाह बन के और डराएंगे, लेकिन जब उन पर ध्यान नहीं दोगे तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। और लेकिन मैं खुलेआम चुनौती विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्यों, अगर तुम यह दिखाते हो उन्हें कि तुम उनसे डरते हो तो वो आसानी से तुम्हारा शिकार कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हें उनसे बातों से फर्क नहीं पड़ता, दिखाते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, तो उन लोगों को अपनी ही क्षमता पे संदेह होने लगती है और वो फिर आपको छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, साइलेंस इज अननेचुरल टू मैन। मतलब शांति जो होती है ना, वो मनुष्य के लिए प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, मतलब कृत्रिम है। मतलब मनुष्य के लिए शांति बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना, उसके लिए देखो वो क्या बता रहे हैं। मनुष्य के लिए तो शांति बना ही नहीं है। कैसे,
क्योंकि उसका जीवन ही तो शुरू होता है रोने से। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। तो शांति तो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो जन्म ही रोने से शुरू होती है, साउंड से शुरू होता है, और खत्म होता है स्थिरता में, शांत एकदम शिथिल पड़ गए। क्योंकि जब जन्म होता है तो शोर शराबा होता है, रोते हैं बच्चे, रो के जन्म लेते हैं, जन्म के समय रोते हैं। और जब जिस दिन वो शांत हो गए मतलब उनका जीवन खत्म हो गया। फिर देखो, जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बर्थ प्लस डेथ की, बर्थ से लेकर डेथ की। जन्म लेते हैं तो शोर शराबा होता है, मरते हैं तो शोर खत्म हो जाता है। लेकिन उसके मध्य में, इंटरवल में, किस चीज के इंटरवल में? डेथ से लेके बर्थ के बीच में। तो ये जो डेथ से बर्थ के बीच में जो वो बता रहे हैं, इसके बीच में, तो इसके ही बीच के लिए वहां पे उन्होंने यूज किया है वर्ड इंटरवल। उसी डेथ और बर्थ के बीच के लिए उन्होंने यूज किया है इंटरवल। तो उसी मध्य में वह हर चीजों को करता है जो दुनिया में शोर पैदा करता है। वो हर वो चीज को करता है जिससे दुनिया में शोर पैदा की जाए। तो एस क्यू तो बैठ ही रहा है भाई, एस क्यू, अच्छा ये तो रहा एस क्यू। अब देखो एस क्यू के बाद आर देख लो। आर में लिखा है बहुत ही कम चीज होते हैं जो उससे ज्यादा डर पैदा करते हैं शोर की कमी के अलावा। मतलब अगर शोर नहीं है तो मनुष्य डरता है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम ही चीज है जिससे मानव डरता है। क्योंकि मनुष्य को शोर मतलब शांति ज्यादा पसंद नहीं है, उससे वो डरता है। फिर पी, यहां तक कि उसके जो बातचीत भी होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा एक कदम उठाता है वो, ताकि वो एक बहुत ज्यादा प्रयास करता है ताकि वो शांति को, जो वो जो खतरनाक भयानक जो शांति है उससे रोक सके। मतलब हम लोग जो बातचीत भी करते हैं वो भी एक तरह का बहुत ही प्रयास ही तो हम कर रहे हैं कि जो शांति खतरनाक वाली होती है उसे हम मतलब खत्म कर सके या उसे रोक सके। ठीक है भाई। फिर पी, इवन पी हो गया। अब लास्ट में देखो, वह जानता है कि मनुष्य के जो 99% जो बातचीत होती है वो सिर्फ मक्खियों के भिनभिनाने जैसा ही होता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि उस भिनभिनाने को ज्वाइन कर सके। इससे ये साबित होता है दैट ही इज अ मैन, इससे ये साबित हो सके कि वो एक मनुष्य है और एक मोम का पुतला नहीं है। वैक्स वर्क फिगर मतलब मोम का पुतला नहीं है। तो ठीक ही है भाई। तो एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए शांति बहुत ही अप्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म होता है तभी से वो रोता है, और जिस दिन वो शांत हो जाता है मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस जन्म से मृत्यु के बीच में वो हर चीज करता है ताकि दुनिया में शोर पैदा कर सके। तो बहुत ही आसानी से आपने डी बना लिया। नेक्स्ट आइए, थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड 5 year प्लान ran into rough weather from the very start। मतलब तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वह बहुत ही, क्या बोलेंगे उससे, रफ, मतलब क्या कहेंगे इसे भाई, रफ, रफ वेदर मतलब क्या बोलोगे इसे, रफ वेदर। हाँ, रन इनटू रफ वेदर मतलब इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी, मुसीबत में, परेशानी में पड़ जाना। जो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो मुसीबत में, परेशानी में पड़ गई थी एकदम शुरुआत से ही। क्यों भाई शुरुआत से ही पड़ गया था? क्योंकि क्योंकि 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, जिससे हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से उथल पुथल मच गया। हो सकता है, लेकिन नहीं, ये तो बैठ नहीं रहा है भाई। फिर से देखते हैं, फिर से बैठा के देखते हैं।
प्रथम तीसरा मतलब थर्ड जो 5 ईयर प्लान था वो मिसबंद पड़ गया था शुरुआत से ही। फिर पी में बैठाते हैं, बड़े जो फंड थे, पैसा जो था, उन्हें मजबूरी में विकास से डिफेंस में डाइवर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1962 में चाइना से वॉर हो गया था, जिससे इकोनॉमी पूरी तरह से उथल पुथल मच गई। और ठीक उसी समय, उसी दरमियान 1965 में ऑल्सो देखो, ऑल्सो द वॉर, पहले एक बार वॉर आएगा, उसके बाद ऑल्सो द वॉर आएगा। मतलब 1962 में चाइना से युद्ध हो गया और 65 में फिर से पाकिस्तान से युद्ध हो गया। ठीक है भाई। और जब पाकिस्तान से भी जब युद्ध हो गया तो खाद्य पदार्थों की जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है स्थिति गंभीर हो गई थी और दाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। देखो, पाकिस्तान से युद्ध के बाद इंडो पाक, तो पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए थे, मतलब भारत पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद के बाद। और सरकार को मजबूरी में करना ही पड़ा था मूल्य, रुपया का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, मतलब अपने रुपए का दाम को सरकार को गिराना पड़ा था मजबूरी में। क्यों? क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम को और ज़्यादा अवमूल्यन करना पड़ा था, मतलब घटाना पड़ा था। तो PSRQ छोड़ के भाई और तो कोई फिलहाल बैठ नहीं रहा है। अब फिर से एक बार देख लो, तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू से ही मुसीबत में पड़ गई थी। क्यों भाई? क्यों मुसीबत में पड़ी? क्योंकि कोई भी प्लान को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? फंड, पैसे। और बहुत ज़्यादा जो पैसे थे उसे विकास से डिफेंस में डाइवर्ट करना पड़ा, मतलब विकास में ना डाल के हमें मजबूरी में डिफेंस में पैसे डालने पड़े। क्यों डालना पड़ा? क्योंकि चाइना से 1962 में युद्ध हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हो गई। और उस युद्ध के ठीक बाद पाकिस्तान से भी 1965 में युद्ध हो गया, 62 में चाइना से, 1965 में मतलब पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद भोजन का जो सिचुएशन था वो बहुत ही जटिल हो गया और दाम खाद्य पदार्थों के बढ़ने लगे भारत पाकिस्तान के विवाद के बाद, और सरकार को मजबूरी में रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। तो ये छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज वेरी इजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स। बहुत ही आसान है बुरे आदतों को एक्वायर, गेट पाना। बहुत ही आसान है, जस्ट सेकंड, ये हाँ, बहुत ही आसान है बुरे आदतों को पाना या उसे मतलब उसका आदी हो जाना। कैसे है भाई? कैसे हम बुरी चीज़ों के आदी हो जाते हैं, उसका डिफिनीशन देखो। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। पहला लाइन है कि बहुत आसान है बुरी आदतों को पाना। कैसे? जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और अगर हम उस चीज़ को करना जारी रखें, और अगर हम उस चीज़ को करना जारी ना रखें, मतलब कंटिन्यू ना करें, तो हमें उदासी महसूस होती है, दुख महसूस होता है। और उसी जो हम किसी चीज़ को जब करना छोड़ देते हैं तो हमें दुख महसूस होता है, और उसी को हम कहते हैं, इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ हैबिट। जैसे कि पहला लाइन है कि बुरी आदतों को पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो चीज़, किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा करते हैं तो हमें वो ज़्यादा पसंद आता है। जैसे सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं तो ज़्यादा सिगरेट पीना आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जब आप सिगरेट पीने की आदत को रोक देते हो, कंटिन्यू नहीं करते हो, तो आपको उदासी महसूस होती है, और उसी को कहा जाता है आदत की ताकत, फोर्स ऑफ हैबिट। ठीक है भाई? फिर आर, और उसी द फोर्स ऑफ हैबिट की बात फिर से यहां हो रही है, इसलिए उस फोर्स ऑफ हैबिट से हमें लड़ना चाहिए। उस जो आदत जो बन जाती है
उस शक्ति से हमें लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि क्योंकि जो अच्छी चीजें भी होती है ना, वो समय समय पे ही केवल करना चाहिए। ये नहीं कि जो अच्छी चीजें हैं उसे भी बार बार करने लगे। अब मान लो कि फल खाना अच्छी बात है, तो अगर आप बार बार फल खाते रहो, दिन भर खाते रहोगे, तो वो भी आपके लिए जहर ही बन जाएगा, नुकसान ही रहेगा। तो फिर से एक बार सुनो, बहुत आसान है बुरी आदतों को पाना। अगर हम किसी चीज को ज्यादा करते हैं तो हम उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब उस चीज को हम जारी नहीं रखते हैं, रोक देते हैं, तो हमें उदासी महसूस होती है। और उसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ हैबिट। और इस फोर्स ऑफ हैबिट को, जो आदत को, हमें उससे लड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक कि अच्छे चीज को भी सिर्फ समय समय पे ही करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 5. There is nothing strange in the fact that so many foreign students should wish to learn English. कोई भी अजीब बात नहीं है, विचित्र बात नहीं है, कितने सारे विदेशी स्टूडेंट इच्छा रखते हैं इंग्लिश सीखने का। यह कोई अजीब या विचित्र बात नहीं है कि विदेशी स्टूडेंट, बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं। क्यों रखते हैं, उसका रीजन क्यों रखते हैं? क्योंकि अधिकतर जो किताब पाई जाती है, जो यूजफुल उपयोगी किताबें हैं, वो मुख्यतः इंग्लिश में लिखी गई है। अधिकतर छात्र क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर जो यूजफुल किताबें हैं वो क्या है भाई, इंग्लिश में लिखी हुई है। तो आर से हम शुरुआत चाहे तो कर सकते हैं, आर से शुरुआत हो सकती है। अब देखो आर एस या आर पी, तो पी देखो, हम यहाँ पे किताब की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी किताब की ही बात चल रही है, तो पी तो हो सकता है, हाँ, किताब की बात उसमें भी है, ठीक है। यदि कोई जो बहुत ही उपयोगी, वैल्यूबल, मूल्यवान किताब है किसी और भाषा में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो बहुत ही जल्दी उसका पब्लिश हो जाता है। किसी अन्य भाषा में तो बहुत जल्दी इंग्लिश में वो आ जाता है किताब, ठीक है। फिर एस, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को इंग्लिश भाषा नॉलेज पे कोई वो एकाधिकार नहीं चाहते, चाहते हैं कि नॉलेज सबको मिले, इसलिए उन्हें कोई ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होती है। और कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश टंग में मास्टर कर लेता है, मतलब जिसको इंग्लिश टंग मतलब इंग्लिश बोलने में सक्षम, मतलब मास्टरी हो जाती है, विद्वान अडेप्ट हो जाता है, दक्ष हो जाता है, तो उसके पास एक चाबी मिल जाती है, एक सफलता की उसे चाबी मिलती है। क्या चाबी? देखो आ की, और उसी के लिए देखो यहाँ पे दिस की है, उसी आ के लिए यहाँ दिस की। और वह जो चाबी है वो उसके लिए खोल देती है मूल्यवान चीजों को जो साहित्य के दुनिया में मौजूद है। इंग्लिश भाषा एक तरह की चाबी है जिससे वो साहित्य के दुनिया के सारे चीजों को आराम से उस चाबी से खोल सकता है और सारे चीजों को वो समझ सकता है। तो आर पी एस क्यू, ठीक है। फिर से सुनो, कोई अजीब बात नहीं है कि अधिकतर दुनिया के बच्चे, स्टूडेंट जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर जो किताबें यूजफुल पाई जाती है वो सामान्यतः इंग्लिश भाषा में है। तो आर से शुरू किया। फिर पी, किताब की बात यहाँ पे भी थी और किताब की बात यहाँ भी है। कोई भी किताब, वैल्यूबल, जो मूल्यवान किताब है, अगर वो किसी अन्य भाषा में है तो बहुत जल्दी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला किताब मिल जाता है। क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें नॉलेज पे कोई मोनोपोली, एकाधिकार की बात वो नहीं चाहते हैं। एकाधिकार बोलते हैं कि सबके लिए नॉलेज है। और फिर कोई व्यक्ति जो अगर इंग्लिश भाषा में पारंगत हो जाए, परफेक्शन ला दे, तो उसे एक चाबी मिल जाती है और उस चाबी से वह कोई भी किताब, कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के उस खजाने के संदूक को खोल सकता है और सारे लिटरेचर को इंग्लिश भाषा में पढ़ के समझ लेगा। तो ये रहा भाई डी। नेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ट्राम। यह कहानी एक ट्राम की है। ट्राम, ट्राम जो कलकत्ता में चलता है, जो सड़क के बीच में ही पटरी बिछी रहती है, उसी पर से वो इधर से बस भी जा रहे हैं, कार भी जा रही है और उसी सड़क पे ट्राम भी चलते हैं, तो उसी की कहानी है। यह कहानी एक ट्राम की जो अचानक अर्धरात्रि में उठ गया
और एक ट्रिप पे खुद ही चला गया, जिसका अंत में परिणाम बहुत ही विनाशकारी रहा। मतलब एक बार क्या हुआ, ये कहानी है कि अचानक एक बार रात को ट्राम जो यार्ड में लगी रहते डेपो में, अचानक ट्राम अपने आप चलने लगा, और वो चलने लगा और बाद में उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी रहा। कैसे हुआ भाई, कैसे शुरू हुआ? 19 जनवरी के एकदम शुरू हुआ, एकदम भोर में अचानक उसी ट्राम के लिए, देखो ट्राम नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन उन्होंने लिख दिया इट। 19 जनवरी के इस भोर में ही अचानक वह ट्राम पीछे की तरफ खुद ही जाने लगी। मतलब उस ट्राम डिपो, ट्राम जहाँ ठहर रहती है उसका जो यार्ड होता है उसे डिपो कहते हैं। तो ट्राम डिपो में अचानक वो ट्राम जो है पीछे की तरफ जाने लगी। तो पी से तो शुरू हो सकता है भाई, पी से शुरुआत या तो ए में है या तो आपका बी में है। तो देख लेते हैं भाई, पीछे अचानक जाने लगा, और फिर वही देखो इट का प्रयोग यहाँ पे, वो क्वार्टर माइल तक चला गया, और अंत में एक स्टेट बस, राज्य सरकार जो बस थी उससे जाकर टक्कर हो गया, जिसके कारण वहाँ पे आग लग गई। जब वह ट्राम जो है एक इलेक्ट्रिक फीडर बॉक्स, वहाँ बिजली का जो बॉक्स था उससे टकरा गया था, और वहाँ एक नल भी था उससे भी टकरा गया, इससे वहाँ पे आग लग गया था। तो पी आर ठीक है। फिर क्यों? ट्रामवेज, ट्राम कंपनी के जो सूत्र है वो ये बता रहे थे कि ओवरहेड वायर का जो तार का जो पावर था ना, मतलब बिजली जो थी, वो स्विच ऑफ कर दिया गया था कुछ रिपेयर करने के लिए, उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ डिफेक्ट, कुछ गड़बड़ी हुई थी रिवर्स करने वाला, पीछे करने वाले हैंडल में। ट्राम में जो पीछे जाने के लिए जो हैंडल होता है उसमें कुछ गड़बड़ी थी, और जैसे उसके मेन स्विच में, और उसका जो मेन स्विच था उसे ऑफ नहीं किया गया था। मतलब एक तो उसका बैक वाला जो हैंडल था उसमें गड़बड़ी थी, और उसका मेन जो स्विच था उसे भी बंद नहीं किया गया था। उसका परिणाम यह हुआ, जैसे ही पावर सप्लाई को शुरू किया गया, फिर से पावर बिजली आई शुरू में ही मॉर्निंग में, तो ट्राम जो है अपने आप पीछे की तरफ चलने लगा। तो बी तो दिख रहा है। फिर से सुन लो एक बार, यह कहानी एक ट्राम की जो अचानक एक बार रात को अपने आप चलने लगा, जिसका परिणाम बहुत ही नुकसानदायक हुआ। कैसे हुआ? 19 तारीख को मॉर्निंग में ही अचानक एक ट्राम पीछे की तरफ चलने लगा खुद से ही, और वो कितना दूर तक चला? क्वार्टर माइल तक खुद ही चला, और बाद में एक जो स्टेट बस था उसमें टकरा गया, वहाँ बिजली का डब्बा बॉक्स था उसमें जाके भी टक्कर मारा, पानी का नल में भी टक्कर मारा, और वहाँ पे आग भी लग गई थी। तो उसके लिए बता रहे हैं, ट्राम कंपनी के स्रोत बता रहे हैं, सूत्र, कि क्या हुआ था कि वायरिंग का, ओवरहेड वायरिंग में कुछ गड़बड़ी थी, तो उसे ठीक करने के लिए पावर को बंद कर दिया गया था, मतलब स्विच ऑफ कर दिया गया था कुछ समय के लिए, काम वहां चल रहा था। फिर क्या हुआ भाई एस में, इसीलिए, और मतलब ट्राम के पीछे और रिवर्स करने वाला हैंडल में भी कुछ दिक्कत थी, और उसका जो मेन जो स्विच था ट्राम को चलाने वाले का, उसे भी बंद नहीं किया गया था। तो जब अचानक मॉर्निंग में, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग में मतलब पावर दिया गया, बिजली दी गई रिपेयरिंग होने के बाद, तो अचानक वो ट्राम अपने आप पीछे चलने लगा था। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, सम ओल्ड पीपल आर ऑप्रेस्ड बाय द फियर ऑफ डेथ। ऑप्रेस्ड मतलब पीड़ित, डर जाना, पीड़ित होना। तो कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो मौत के डर से पीड़ित रहते हैं, मतलब उन्हें डर लगता है कि कभी जल्दी अब हमें मौत कहीं बुला ना ले। कुछ बूढ़े लोग मौत के पीड़ा से, डर से पीड़ित रहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, फियर ऑफ डेथ, ये एक तरह का क्या है भाई? एक तरह का फीलिंग है। हाँ, नौजवान लोगों में लॉजिक भी है इस फीलिंग का। अब बूढ़े लोग डरते हैं तो उसमें कोई लॉजिक नहीं, लेकिन अगर नौजवान लोग डरता है मौत से, तो भाई उसका एक सही बात है, क्योंकि अभी उसने अपना जीवन देखा नहीं, एंजॉय किया नहीं,
अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया नहीं। तो एक नौजवान व्यक्ति अगर डरता है मौत से तो वो समझ आता है। दिस फीलिंग किसके लिए? फियर ऑफ डेथ के लिए ही यहाँ दिस फीलिंग आया। तो नौजवान व्यक्ति अगर उस मृत्यु से की भावना से डरता है तो उसमें लॉजिक है, सही है, ठीक है भाई। क्योंकि देखो उसी यंग मैन के लिए है, यंग मैन यहाँ पे भी है। नौजवान लोगों के पास कारण होते हैं डरने के लिए, क्योंकि अगर मान लो ये युद्ध में मारे गए तो उनको ये करवाहट रह जाएगी कि उन्हें अपने जीवन के सबसे बेहतरीन भागों को जीने का मौका नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जिसने जीवन के सारे सुख दुख देख लिया है, उसके लिए जो मृत्यु का जो डर है ना, वो बहुत ही एब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, बैड है। एब्जेक्ट मतलब बैड, यहां लिख देता हूं, एब्जेक्ट मतलब बैड, बुरी बात है। और इग्नोबल मतलब असम्मानजनक, डिसऑनरेबल, डिसऑनरेबल। लेकिन बूढ़े व्यक्तियों में जो जिन्होंने सारे अपने जीवन के सुख दुख को देख लिया, उन्हें मृत्यु के प्रति जो डर है वो बहुत ही बुरी और अपमानजनक बात है। और सबसे बढ़िया तरीका है उस डर से बाहर निकलने का कि आप अपने जो लगाव है, इंटरेस्ट है, उसे बड़ा वृहद कर दीजिए और अपने आप तक ही सिर्फ सीमित मत रखिए, तभी जाके आप उसे मतलब जो है रह पाएंगे। इम्पर्सनल का भी एक अर्थ बता देता हूं, न्यूट्रल। न्यूट्रल रहिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा दीजिए और न्यूट्रल कर दीजिए। क्योंकि एक मानव जो होता है, वो जो जिंदा रहता है, वो एक नदी के रूप में होना चाहिए। मानव का जीवन एक रिवर के रूप में होना चाहिए। कैसे? जैसे नदी का जो उत्पत्ति होता है, शुरुआत में नदी बहुत छोटी धारा रहती है, बहुत ही पतली धारा के रूप में चलती है, अपने नदी किनारे से गुजरती है, और वो बोल्डर, बोल्डर मतलब बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, रॉक, उससे होकर गुजरती है, और वाटरफॉल झरने के रूप में गिरती चली जाती है। और धीरे धीरे, तो देखो यहाँ अ रिवर है और यहाँ पे द रिवर है। तो जनरली आप आर्टिकल में पढ़ते हो कि पहले एन आता है, फिर उसी के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद तो ये बैठ ही रहा है, मतलब पी तो अंत में जाना ही होगा, तो क्यू से शुरू कर रहे हैं, तो आंसर आपका सी होना चाहिए, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी। फिर से सुनो, कुछ बूढ़े लोग मृत्यु के डर से पीड़ित रहते हैं। नौजवानों में यह जो डर है, यह जो फीलिंग है, वो लॉजिकल है, क्योंकि वो नौजवान है, मरने से डर लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि जो नौजवान आदमी है, उन्हें कारण भी है डरने का मृत्यु से। क्योंकि अगर वो मान लो युद्ध में मारे गए तो उनके अंदर ये करवाहट रह जाएगी कि वो अपने जवानी, जो जीवन का सबसे मुख्य पार्ट है, उसे एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन के सारे सुख दुख को देख लिया है, उसके लिए जो मृत्यु का जो डर है ना, वो बहुत ही बुरी बात है और असम्मानजनक बात है। और उस चीज डर से बाहर निकलने का उसके लिए एक ही तरीका है कि अपने इंटरेस्ट को बड़ा बना ले और वह न्यूट्रल हो जाए, लगाव ना रखे किसी चीज से, ठीक है। क्योंकि एक मानव का जो जीवन है ना, वो एक नदी के रूप में होता है। नदी शुरू में बहुत पतली धारा होती है, कम चौड़ा होता है, एकदम नदी के मतलब जो किनारे किनारे बहता रहता है, बड़े बड़े चट्टानों से होके गुजरता रहता है। लेकिन धीरे धीरे वह जो नदी है चौड़ी होती जाती है, अपने किनारों से भी फैल जाती है, और धीरे धीरे उसका पानी जो है शांति से बहता चला जाता है, और अंत में बिना किसी रुकावट के वो जो है समुद्र में शांति से मिल जाते हैं, बिना अपना कुछ रखे हुए। ठीक इंसान को भी अंत में आराम से अपने भगवान के पास मिल जाना चाहिए। तो आपका आंसर भाई सी रहा। नेक्स्ट 8 नंबर, चलो भाई देखते हैं। आई वॉज अवेकेंड इन द नाइट बाय ए नॉइज इन द हाउस। रात को मैं जग गया था जब घर में कुछ शोर शराबा हुआ, ठीक है भाई। तो जब आप रात को अचानक जगोगे शोर शराबा से, तो सबसे पहले क्या करोगे? जगने के बाद सबसे पहले लाइट को ऑन करो भाई। एज आई स्विच ऑन द लाइट, तो सबसे उठने के बाद जगोगे तो पहले स्विच ऑन करोगे, तब तो कुछ देख पाओगे। तो मैंने देखा कि 2 बज रहे थे,
ठीक है भाई, 2 बज रहे थे, जल्दी मैंने अपना ड्रेसिंग गाउन पहना, वही नाइट ड्रेस बोल दो, और धीरे धीरे, क्रेप्ट मतलब स्लोली चलना, धीरे धीरे निचले तल्ले पे चल के आया। ठीक है, लिविंग रूम जो था, जस्ट लाइक डाइनिंग रूम जो होती है, मैंने देखा कि 2 जो चोर उचक्के थे वो मेरे घर में मेरे डेस्क को मतलब तोड़ के उसमें से अंदर कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, और क्यू के बाद एस, और वो जो दोनों बर्गलर थे उन्हीं के लिए दे का प्रयोग यहाँ किया है, प्रोनाउन, ये जो यहाँ है उन्हीं के लिए, दोनों चोरों के लिए उन्होंने दे। वो दोनों ही जो चोर थे वो बहुत ही लंबे थे और काले कलर के इंसान थे। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां खड़ा देखा, वो दौड़ के गए खिड़की के पास और उससे बाहर कूद गए। तो ठीक है, ये तो बड़ी आसान दिख रहा है मुझे, आर से शुरू करो। मैं अचानक रात को जग गया था तेज आवाज के कारण। जब मैंने बत्ती जलाई तो देखा कि 2 बज रहे हैं। फिर मैंने अपने नाइट ड्रेस को पहना और धीरे धीरे निचले तल्ले पे गया, तो वहां मैंने देखा कि 2 चोर मतलब मेरे घर में घुस गए थे। वो दोनों जो बहुत ही लंबे थे और काले कलर के थे। जैसे ही उन दोनों चोरों ने मुझे देखा, वो खिड़की के पास दौड़ के गए और खिड़की से बाहर छलांग लगा के भाग गए। ये तो बड़ी आसान था, कोई कोई आसान भी मिल जाता है। नेक्स्ट, नंबर 9, अर्बन प्रॉब्लम्स मतलब शहरी जो समस्याएं हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक शहर से दूसरे शहर में अलग होता है। मतलब हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर शहर की अपनी अपनी समस्याएं होता है। लेकिन लेकिन कुछ जो मूल समस्याएं होती है वो कॉमन होती है। देखो यहाँ पे डिफर है, अलग होता है, और हाउएवर हमेशा ही कॉन्ट्रास्ट की बात करता है। हाउएवर सबका अलग होता है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं सभी में कॉमन होती है। तो क्यों ना भाई आर से शुरू कर दिया जाए। आर से शुरुआत तो 2 जगह है, आर क्यू या आर एस। देखते हैं आर क्यू बैठा के, ऑल सिटीज। अब देखो ऑल सिटीज है यहाँ पे उन्होंने ऑल सिटीज लिखा है, और उन्हीं ऑल सिटीज के लिए दिस सिटीज लिखा है, क्योंकि एक बार हमने सिटीज की बात कर दी है। हो सकता है, देख सकते हैं। आर से तो शुरुआत करो। हर शहर की समस्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है जो कॉमन होती है। अच्छा, यहाँ पे भी तो सच सिटीज है भाई, यहाँ पे भी सच सिटीज है। सिर्फ ब्रॉड व्यापक रूप में प्लानिंग की गई थी वैसे शहरों के लिए, बिना अनुमान लगाए हुए। इनविसाइज मतलब प्रिडिक्ट, अनुमान, बिना भविष्य का अनुमान लगाए हुए एक बड़े नॉर्मल तौर पे प्लानिंग करके शहर को बसा दिया गया था। और जिसके कारण क्या हुआ कि वो अभी के जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने में असफल है। फिर क्यों? इन शहरों की जो जनसंख्या है वो प्लान बनाने वाले की कल्पना से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अधिकतर शहरों में ना तो पानी है ना तो पानी की पाइपलाइन है। और पाइपलाइन से संबंधित दे दिया उन्होंने, देखो पाइपलाइन के लिए ही दे दिया है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी अधिकतर शहरों में नहीं है, और बहुत ही कम चौड़े रोड हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि डी होगा, RSQP। हाँ ठीक है, ये रहा। फिर से देखो, शहरी जो समस्याएं होती है वो एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे शहर में अलग होती है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं जो सभी शहरों में कॉमन होती है। क्या क्या है भाई? क्योंकि सिर्फ पहले सैकड़ों साल पहले सिर्फ ब्रॉड प्लानिंग कर दी गई थी, बिना ये सोचे हुए कि भविष्य में क्या क्या, अनुमान लगाए हुए कि भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। इसलिए अभी जो पुराने शहर है वो नए रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे कैलकाटा था, कैलकाटा अंग्रेजों के समय कहीं बना हुआ है, उसी के समय बसा हुआ है।
तो जब उन्होंने बनाया होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचा होगा, हल्का फुल्का प्लानिंग करके बना लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ हजारों करोड़ों लोग वहाँ आके बस गए। लेकिन सड़कें वहाँ बहुत कम चौड़ी हैं, पतली सड़कें हैं, भीड़ बढ़ गया, इसलिए हमेशा वहाँ पे समस्याएं रहती हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्यों अधिकतर जो जनसंख्या है इन शहरों की, वो प्लानर जो प्लानिंग जिन्होंने की उनके सोच से भी ज़्यादा आगे मतलब बढ़ गया है। और अधिकतर सिटीज के पास ना तो पानी है, ना तो जल की व्यवस्था है, ना तो पाइपलाइन की व्यवस्था है। और अधिकतर शहरों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज नाली का सिस्टम भी नहीं है। और वहाँ पे रास्ते जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत ही कम चौड़ी है, क्योंकि पहले के ज़माने में उतने रास्तों की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मतलब वो जो पुराने जो शहर है वो अभी असफल हो चुके हैं, उसकी जगह पे नए नए शहर बन रहे हैं। जैसे कि पुरानी दिल्ली देखो, दिल्ली तो ओरिजिनल पुरानी दिल्ली है, अंग्रेजों के समय का बसा हुआ है, तो बहुत कंजस्टेड है, इसीलिए नई दिल्ली बनानी पड़ी। पूरा एनसीआर को लाया गया, बनाया गया, ताकि जो है हम जनसंख्या को वहाँ पे ला सके। क्योंकि पुरानी दिल्ली में देखो कि बहुत ही पतली पतली कंजस्टेड रास्ते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसी कारण से नई दिल्ली और पूरा एनसीआर को लाया गया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, सोवर्जिन मतलब होता है इंडिपेंडेंट, लिख देता हूं, सोवर्जिन मतलब होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। जो मतलब देश या सरकार के बीच में जो अंतर है वो डिफरेंट होती है रस्सू के द्वारा। रस्सू जो एक मतलब फिलोसफर थे, मतलब एक पर्सन थे, मतलब एक फिलोसफर दार्शनिक थे, उनके द्वारा उन्होंने एकदम सही सही तरीके से उन्होंने उस राष्ट्र राष्ट्र और मतलब गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस को उन्होंने एकदम सही तरीके से बताया है, जो उन्होंने डेवलप सही तरीके से बताया है या डेवलप किया हुआ है। ठीक है भाई। अब देखो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट और सोवर्जिन की। तो गवर्नमेंट और बात कर रहे हैं उस दार्शनिक की, तो उसी दार्शनिक की बात यहाँ पे हो रहा है और उसी गवर्नमेंट की बात यहाँ पे हो रहा है। गवर्नमेंट टू रस्यू मतलब रस्यू के अनुसार सरकार का अर्थ होता है एग्जीक्यूटिव पावर। हिंदी क्या होता है भाई? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी की जो शक्ति होती है, कार्यकारिणी की जो शक्ति होती है। तो क्यू से स्टार्ट करके देख लो भाई, हो सकता है क्योंकि रस्यू की बात यहाँ हो रही है, गवर्नमेंट की बात भी यहाँ हो रही है, तो क्यू से बैठा के देखते हैं। फिर एस, द गवर्नमेंट इज क्रिएटेड, सरकार को बनाया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं, बल्कि मतलब डिक्री मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द सोवर्जिन मतलब लोकतंत्र या गणतंत्र के द्वारा, इंडिपेंडेंट चीज के द्वारा, आदेश के द्वारा बनाया जाता है। और इसका जो फंक्शन है कोई बकवास करना नहीं है, बल्कि कानून को जो है पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित रखना है। फिर पी, स्टेट का अर्थ, सरकार की बात हो गई, अब राष्ट्र। स्टेट का अर्थ होता है कम्युनिटी, समुदाय जो पूरी तरह से है, उसी को हम स्टेट या राष्ट्र कहते हैं, जिसे सामाजिक पैक्ट मतलब समझौते के द्वारा बनाया जाता है और उसे मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब दर्शाया जाता है। मैनिफेस्ट का अर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ शो, और उसे दर्शाया जाता है सुप्रीम जनरल विल मतलब लोगों के इच्छा के द्वारा। इसलिए सरकार जो है केवल इमेरली द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सरकार सिर्फ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दिखाता है जिसको बनाया गया रहता है समुदाय के द्वारा, ताकि वह इंडिपेंडेंट विल जो लोगों की जो इच्छाएं हैं उसे आगे लेके बढ़ सके। और अंत में हो गया आर, इंडिविजुअल वे लोग जिन्हें पावर दी मतलब सौंपी जाती है काम करने के लिए, उन्हें ऑफिसर्स या एजेंट कहते हैं, राष्ट्र का, सोवर्जिन का। और उन्हें देखो जो लोग हैं द इंडिविजुअल्स,
उन्हीं ऑफिसर्स या इंडिविजुअल्स के लिए देखो यहाँ पे हिंट दे देता हूं मैं, इसी इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं प्रिंस या मैजिस्ट्रेसी। उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, प्रिंस नाम से जानते हैं या मैजिस्ट्रेसी नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, लेकिन फिर से एक बार सुनो। स्टेट और सोवर्जिन या स्टेट या गवर्नमेंट के बीच में जो अंतर है, रस्सू ने बहुत ही सही तरीके से बताया था। सरकार रस्सू के अनुसार मतलब होता है कार्यकारिणी का जो शक्ति होती है, और सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नहीं क्रिएट की जाती है, बल्कि सोवर्जिन के आदेश से, मतलब इंडिपेंडेंट या फिर जिसे आप कह सकते हो सुप्रीम, जो सर्वोपरि है, उसके आदेश से की जाती है सरकार की स्थापना। और उसका जो कार्य होता है वो कुछ बकवास करने का नहीं है, बल्कि नियम को, शासन को कार्यान्वित करना है। फिर स्टेट जो होता है उसका अर्थ होता है लोगों का समूह, समुदाय, जो सामाजिक समझौते से बनता है, और वो दर्शाता है लोगों की सर्वोच्च इच्छा को, मतलब लोगों की इच्छा को ही वो दर्शाता है। क्योंकि गवर्नमेंट मतलब क्या, लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है। गवर्नमेंट सिर्फ बताता है लोगों को या लोगों के समूह को, जो कम्युनिटी, समुदाय के द्वारा बनाई जाती है, ताकि वो समुदाय की जो इच्छा है या जो उनकी जो विलिंगनेस है, उसे वो समूह जो लोग आगे बढ़ा सके, उसके पूरा करें। और वे लोग जो जिन्हें ये पावर दी जाती है कम्युनिटी, समुदाय के द्वारा कि वो कार्य को करें, उन्हें हम एजेंट या ऑफिसर्स कहते हैं। और हम उन्हें नॉर्मल भाषा में प्रिंस या मैजिस्ट्री, मतलब उन्हीं ऑफिसर्स और एजेंट्स को प्रिंस या मैजिस्ट्री कहते हैं। तो इसलिए इसका आपका आंसर बी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा टफ से स्टार्ट किया है, ताकि आपका एसएससी प्री या फिर एसएससी मेंस, सीपीओ या फिर सीएचएसएल या स्टेनो की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हाईली यूजफुल है। डेली आपको स्टार्टिंग में 10 ऐसे पीक्यूआरएस मिलेंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेंगे। और धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज और इसी तरह के 5 या 10 पीक्यूआरएस एक ही क्लास में डेली का आपको प्रैक्टिस करा दें। तो फिलहाल 10-10 का हम रखते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसे बढ़ा देंगे। तो आप सभी इस चीज़ को शेयर करना ना भूलें। वे दोस्त जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण इलाज होगा, तो उन्हें भी कृपया इन्फॉर्म कर दें कि बकवास इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।